हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आपका इस सेशन में स्वागत है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोहर मॉडल ऑफ एटम। अब बोहर मॉडल ऑफ एटम की तरफ जाने से पहले जो डेवलपमेंट्स करी गई जिन्होंने बोहर मॉडल ऑफ एटम तक पहुंचाया उन बातों को समझते हैं। तो मेजरली टू डेवलपमेंट्स प्लेड a major role in the formulation of Bohr model of atom and these were डुअल करेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पहली बात तो जो हमारी ईएम रेडिएशंस थे उनका डुअल करेक्टर है, मतलब दीज रेडिएशंस possesses both wave like character and particle like properties, very interesting one, and the experimental results regarding atomic spectra। तो इन सभी बातों को हम आज की क्लास में डिस्कस करने। देखिए पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को समझ लेते हैं। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक मींस मैग्नेटिक मैग्नेट, और रेडिएशंस तो आप समझ सकते हैं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। आप यहाँ पर एक वेव फॉर्म देख सकते हैं। इस वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह सकते हैं। जेम्स जेम्स क्लर्क मैक्सवेल suggested that an accelerating electric charge produces alternating electric and magnetic field। अगर कोई एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज है तो वो ऑल्टरनेटिंग क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। These electric and magnetic fields are in phase perpendicular to each other and both are in phase perpendicular to each other and also both these are perpendicular to the direction of propagation। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो ब्लू कलर की वेव आपको दिख रही है ये मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट मैंने शो किया, और जो रेड कलर की ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट। तो अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एक्स है तो मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड वाला वाई में है, प्लेन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट जेड में। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कंसिस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट which are perpendicular to each other and also they are perpendicular to the direction of propagation। This is very interesting point। These fields are propagating waves and known as electromagnetic waves या फिर electromagnetic radiations। तो एक वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चलिए समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, वेव नंबर, टाइम पीरियड। अब समझने वाली बात क्या है, अगर मैं वेवलेंथ के बारे में बताऊं तो आप ऐसे समझिए द लेंथ, जो वेव की लेंथ है, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और एनी टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, उसको हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ। क्रस्ट और ट्रफ क्या होते हैं, ये जो आपको अपर वाला पोर्शन दिख रहा है उसको क्रस्ट कहते हैं और जो लोअर पोर्शन है उसको क्या कहते हैं, वेव में ट्रफ। तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट है या तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे, वेव लेंथ। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में कितनी वेव्स पास हो रही है किसी पॉइंट से, उसे क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी, द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकंड। ठीक है, एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। एम्पलीट्यूड, हाइट ऑफ द क्रस्ट या डेप्थ ऑफ द ट्रफ। ठीक है, उसी तरीके से वेव नंबर और टाइम पीरियड आ जाते हैं। तो ये है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि वेवलेंथ, अगर मैं इसकी एसआई यूनिट बताऊं तो आप इसको किस में मेजर कर सकते हैं, यूनिट क्या हो सकती है वेवलेंथ की, मीटर, सेंटीमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर एटसेट्रा। फ्रीक्वेंसी सेंटीमीटर पर सेकंड, या फिर आप इसे बोल सकते हो, सॉरी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है पर सेकंड, ठीक है, या फिर साइकिल पर सेकंड या फिर हर्ट्ज। वेलोसिटी होती है सेंटीमीटर पर सेकंड। एम्पलीट्यूड यूनिट ऑफ लेंथ हो जाएगी। वेव नंबर, अगर मैं वेव नंबर आपको बताऊं, न्यू बार, न्यू बार का एक फॉर्मूला होता है, एक रिलेशनशिप होता है, जैसे न्यू इक्वल टू होता है सी बाय लैम्डा, उसी तरीके से न्यू बार हो जाता है 1 बाय लैम्डा। न्यू बार आप ऐसे समझ सकते हो, कैसे समझ सकते हो, द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट डिस्टेंस, उसे हम क्या कह देंगे, वेव नंबर। कितनी वेव्स प्रेजेंट है यूनिट डिस्टेंस में, उसे हम कहेंगे वेव का नंबर। टाइम, टाइम पीरियड, टाउ से इसका सिंबल दिया गया और वेव नंबर का सिंबल है जो वो है न्यू बार। टाइम पीरियड किसका सिंबल है, टाउ। टाइम पीरियड का सिंबल क्या है, टाउ। टाउ आप कैसे समझ सकते हो, इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम फॉर ए वेव टू कंप्लीट अ साइकिल। ठीक है,
एक साइकिल कंप्लीट करने पे एक वेव कितना टाइम लेती है, उसे हम क्या कह देते हैं, टाइम पीरियड, उसे हम क्या कह देते हैं, टाइम पीरियड। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये एक पैटर्न है, ठीक है। सो द रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी न्यू एंड स्पीड ऑफ लाइट c is given by c is equal to न्यू लैम्डा या न्यू is equal to c by lambda. The speed of light in vacuum is the same for all types of electromagnetic radiation and it has a value of 3 into 10 raised to the power 8 meter per second या फिर 3 into 10 raised to the power 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हैं इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में अरेंज किया जाए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन यू कैन से दिस पैटर्न इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो आप यहाँ पर देखेंगे गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, आईआर, यूवी के बीच में क्या विजिबल, देन इंफ्रारेड, देन माइक्रोवेव, एफएम, एएम मतलब रेडियो वेव्स एंड लॉन्ग रेडियो वेव्स। और आप इनकी फ्रीक्वेंसी और लैम्डा मतलब वेवलेंथ भी देख सकते हो मीटर में और फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में। विजिबल जो रीजन है वो 400 से 750 यहाँ पे शो किया गया है और वेवलेंथ यहाँ पे दी हुई है नैनोमीटर में, 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। नेक्स्ट आता है पॉइंट पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मतलब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अभी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है? Some of the experimental phenomena such as diffraction and interference can be explained by the wave nature of the electromagnetic radiations. Wave nature ने तो काफी सारे phenomena explain करती है। However, following are some of the observations which could not explain with the help of even the electromagnetic theory of 19th century physics known as classical physics. बहुत सारी बातें ऐसी थी जैसे कि द नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन को ये बात एक्सप्लेन नहीं कर पाए। Ejection of electrons from metal surface when radiation strikes it, photoelectric effect explain नहीं होगा। Variation of heat capacity of solids as a function of temperature 1 and line spectra of hydrogen, line spectra of atoms with special reference to hydrogen। ये कुछ बातें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कुछ ऐसा बोला गया कि जो लाइट है वो कॉन्टिन्यूसली रिलीज होती है किसी भी बॉडी से, किसी भी सब्सटेंस से कॉन्टिन्यूसली। अब आती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। By these phenomena indicate that the system can take energy only in discrete amounts। ये जो phenomena है जो मैंने अभी आपको बताया, जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, उन phenomena के अकॉर्डिंग जो सिस्टम है, सिस्टम कैन टेक एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट अमाउंट मतलब कुछ स्मॉलर अमाउंट मिलेगा, एक साथ कंटिन्यूस पैटर्न नहीं होगा। All possible energies cannot be taken up or radiated। It is noteworthy that the first concrete explanation for the phenomena of the black body radiation mentioned above was given by Max Planck in 1900। देखो क्या था, let us first try to understand this phenomena which is given below। क्या phenomena समझिए पहले ध्यान से। Hot objects emit electromagnetic radiations over a wide range of wavelengths। हॉट बॉडीज जो होती हैं, हॉट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत सारी वेवलेंथ्स की रेडिएशंस को एमिट करते हैं। एट हायर टेम्परेचर एन एप्रिशिएबल प्रोपोर्शन ऑफ रेडिएशन इज इन द विजिबल रीजन, हायर टेम्परेचर में ऑफ द स्पेक्ट्रम। एज द टेम्परेचर इज रेज्ड अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ मूव कर रहे हैं और प्रोपोर्शन ज्यादा होता जा रहा है, इज जनरेटेड ब्लू लाइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन एन आयरन रोड इज हीटेड इन फर्नेस इट फर्स्ट टर्न्स टू डल रेड। आप सभी ने देखा है। देन प्रोग्रेसिवली बिकम्स मोर एंड मोर रेड एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। और ज्यादा से ज्यादा रेड होती जाती है। जब और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करते रहोगे फिर ये क्या हो जाएगी, एज दिस इज हीटेड फर्दर द रेडिएशन एमिटेड बिकम्स व्हाइट एंड देन बिकम्स ब्लू एज द टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई। दिस मीन्स that the red radiation is most intense at a particular temperature। This means that red radiations is most intense at a particular temperature and the blue radiation is more intense at another temperature। तो एक particular temperature पे एक radiation ज्यादा intense है। It means आप कह सकते हैं intensity of radiations of different wavelengths emitted by hot body depend upon its temperature। By late 1850s, it was known that objects made up of different material and kept at different temperature emit different amount of radiations। different amount की radiations इन्होंने emit करी। Also, when the surface of an object is irradiated with light, जब भी कोई electromagnetic radiations और light irradiate की जाती है किसी भी surface पर
A part of radiant energy generally. A part of radiant energy is generally reflected. As such, a part is absorbed and a part it is transmitted. कुछ part reflected हो जाएगा, कुछ absorbed और कुछ transmitted. The reason for incomplete absorption, अब absorb पूरा नहीं हुआ, तो reason क्या है? Reason for incomplete absorption is that ordinary objects are as a rule imperfect absorbers of radiations. बिल्कुल ठीक बात है, वो perfect absorber नहीं होते radiations के. An ideal body, अब ideal body की definition समझ सकते हैं. An ideal body is that body which emits and absorbs radiations of frequency. अब कोई भी body ideal नहीं है, ठीक है, जो सारी frequency के radiations को क्या कर सके, emit कर सके, absorb कर सके uniformly, is called a black body, and the radiations emitted by such a body is called black body radiations. क्या बोलेंगे उन्हें हम? Black body radiations. In practice, no such body exists. कार्बन ब्लैक जो आपने देखा होगा अप्रोक्सीमेटली फेयरली क्लोजली टू ब्लैक बॉडी ओनली, बट कोई भी ब्लैक बॉडी परफेक्ट नहीं है. A good physical approximation to a black body is cavity with a tiny hole. ठीक है, एक कैविटी हो जिसमें छोटा सा होल हो एंड कोई अदर ओपनिंग ना हो. Any ray entering the hole will be reflected by the cavity walls and will be eventually absorbed by the walls. Okay. A black body is also a perfect emitter or perfect absorber. आप कह सकते हैं a black body is also a perfect radiator of radiant energy. Furthermore, a black body is in thermal equilibrium with its surrounding. ठीक है, a black body is in thermal equilibrium with its surrounding. जो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि वो ये है कि इट रेडिएट्स सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया एज इट एब्जॉर्ब्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इन एनी गिवन टाइम. जितनी इसने एब्जॉर्ब करी उतनी ही रेडिएट कर दी, मतलब इट रेडिएट्स सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया as it's absorbed from its surrounding in any given time, मतलब it is a perfect emitter and a perfect absorber. The amount of light emitted, intensity of radiations from a black body and its spectral distribution depends only on its temperature. Temperature के साथ ये variation होता है, जो intensity of radiation है, ठीक है. The amount of light emitted, मतलब intensity of radiation from a black body is and its spectral distribution depends only on its temperature. At a given temperature, intensity of radiation emitted increases with the increase of wavelength. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा, जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन होगी जो हम एमिट हो रही है वो इंक्रीज करेगी विद इंक्रीज द वेवलेंथ, रीचेस अ मैक्सिमम वैल्यू एट अ गिवन वेवलेंथ. एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो जाएगी, देन स्टार्ट डिक्रीजिंग विद फर्दर इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ. अगर हम फिर इंक्रीज करते वेवलेंथ तब ये वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगी. Also as the temperature increases, maxima जो होगा कर्व का वो शिफ्ट होगा शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ. ठीक है, मैक्सिमा ऑफ द कर्व शिफ्ट टू द शॉर्टर वेवलेंथ जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है. Several attempts were made to predict the intensity of radiations as a function of wavelength. But problem क्या है? But the results of the above experiment could not be explained satisfactorily. जो ये एक्सपेरिमेंट मैंने अभी आपको बताया इसके रिजल्ट को सेटिस्फैक्टरली कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट. वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बेसिस पर हम इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए. मैक्स प्लैंक अराइव्ड एट ए सेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप. क्या रिलेशनशिप थी, क्या एजम्पशन दिया था उन्होंने? दैट एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान समझिएगा. Absorption and emission of radiation arises from oscillator. It means atoms in the wall of black body. It means atoms in the walls of a black body. Their frequency of oscillation is changed by interaction with the oscillator of electromagnetic radiation. So Planck ने क्या assume किया? Planck assumed that the radiation could be subdivided into discrete chunks of energy. मतलब छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर दिया और बोला गया कि छोटे छोटे पैकेट स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी बाहर आती है. He suggested that atom and molecules could emit or absorb energy only in discrete quantities and not in a continuous manner. ठीक है, एक डिस्क्रीट क्वांटिटी स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एमिट होती है, कॉन्टिन्यूस मैनर में नहीं होती. ही गेव द नेम क्वांटम.
टू द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, या फिर हम कह सकते हैं इन केस ऑफ लाइट जो वहां से एनर्जी एमिट हो रही है। देखो उस जो एनर्जी एमिट हो रही है उसको क्या नाम दिया गया, जो एनर्जी वहां से एमिट हो रही है स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में, उन पैकेट्स को नाम दिया गया क्या, बताइए, क्वांटम। ठीक है, इन पैकेट्स को क्या नाम दिया गया, क्वांटम। इन केस ऑफ लाइट उस क्वांटम को बोल दिया गया फोटोन। क्या बोल दिया गया, फोटोन। So he gave the name quantum to the smallest quantity of energy that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiations. आप यहाँ पर देख सकते हैं वेवलेंथ इंटेंसिटी रिलेशनशिप, और ये ब्लैक बॉडी है, वॉल्स ऑफ द ब्लैक बॉडी जो एब्जॉर्ब कर रही है टाइनी होल से एंटर हो रही है, राइट। अच्छा समझिए ध्यान से, जैसे T2 ज्यादा T1 से, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो ये मैक्सिमा है, ये कर्व, ये ब्लू कलर का मैक्सिमम और ये रेड वाले का मैक्सिमा, तो मैक्सिमम शिफ्ट हो गया शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। ठीक है, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता है मैक्सिमम शिफ्ट हो जाता है शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। अगर हम मैं एनर्जी की बात करूं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग, एनर्जी ऑफ ए क्वांटम जिसको हम कह रहे हैं ऑफ ए रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, मतलब ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करने पर आता है एच, तो ये बन जाता है आपका E इक्वल टू एच न्यू। क्या बन जाता है, E इक्वल टू एच न्यू। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को प्लैंक्स की इक्वेशन में यूज किया गया, तो इसको नाम दे दिया प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स कर दी गई, बोलो कितनी, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसकी वैल्यू फिक्स कर दी कितनी, 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। कितना 10⁻⁻34, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। विद दिस थ्योरी, कौन सी थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, Planck was able to explain the distribution of intensity in the radiation from black body। ठीक है, कि इंटेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी इन द रेडिएशन फ्रॉम ब्लैक बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एट डिफरेंट टेम्परेचर। किस तरीके से रेडिएशंस की जो इंटेंसिटी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और उनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सारी बातें प्लैंक्स ने एक्सप्लेन कर दी। क्वांटाइजेशन हैज बीन कंपेयर्ड टू स्टैंडिंग ऑन ए स्टेयरकेस। A person can stand only one step at a staircase at a time, but it is not possible for him or her to stand in between the two steps। दो steps के बीच में stand up होना possible नहीं है, या तो वो upper stair पर रहेंगे या lower stair पर। The energy can take only one of the values from the following side। या तो वो upper value लेगी या lower value, मतलब it cannot take any value between them, मतलब 0, h nu, 2 h nu, 3 h nu, 4 h nu, 5 h nu, 6 h nu, n h nu, इस तरीके से। मैक्स प्लैंक 1858 से 1947, a German physicist, received his PhD in theoretical physics from the University of Munich in 1879। In 1888, he was appointed director of the Institute of Theoretical Physics at the University of Berlin। Planck was awarded the Nobel Prize in Physics in 1918 for his quantum theory, Planck's quantum theory जो उन्होंने दी। Planck also made significant contributions in thermodynamics and other areas of physics as well। Next effect आता है आपका photoelectric effect। In 1887, H. Hertz performed a very interesting experiment in which electrons और electric current, आप यहाँ पर देख सकते हैं एमीटर, एक गिलास की ट्यूब ली गई है, ये बैटरी है, ये डिटेक्टर लगाया गया, फॉस्फोरेसेंट डिटेक्टर सिंपल, ये लाइट है, ये फॉस्फोरेसेंट मटेरियल भी आप कह सकते हैं, ठीक है। कार डिटेक्टर यहाँ पे यूज किया गया मेटल सरफेस। जैसे लाइट इस मेटल पर फॉल करी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलने चाहिए, वो हमें दिखेंगे तो नहीं, तो डिटेक्टर उन्हें डिटेक्ट करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो यहाँ पे करंट भी फ्लो हो जाएगा। मतलब अब कहने वाला मतलब क्या हुआ, H. Hertz परफॉर्म्ड ए वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट जिसका apparatus सेटअप आप देख सकते हैं, इन विच इलेक्ट्रॉन्स वर इजेक्टेड व्हेन सर्टेन मेटल्स, जब भी कोई लाइट किसी मेटल पर फॉल करती है तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड आउट होते हैं, या होंगे या नहीं ये डिपेंड करेगा किस बात पे, ये डिपेंड करेगा उस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे। तो व्हेन सर्टेन मेटल्स फॉर एग्जांपल पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एटसेट्रा वर एक्सपोज्ड टू ए बीम ऑफ लाइट, जैसा कि मैं फिगर में दिखा रहा हूँ, यहाँ से लाइट को इन पर फॉल कराया गया है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसको बोलेंगे, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या होगा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द फॉलिंग ऑफ लाइट, अगर उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। तो कंप्लीट करते हैं डेफिनेशन को। The electrons are ejected from the metal surface as soon as the beam of light strike। मतलब कोई टाइम लेग नहीं होगा कि लाइट स्ट्राइक कर रही है फिर थोड़ी देर में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, नहीं, जैसे लाइट स्ट्राइक करी इलेक्ट्रॉन बाहर।
The electrons are ejected from the metal surface as soon as the beam of light strike the surface. एक important point ध्यान से समझिएगा. It means there is no time lag between the striking of light beam and the ejection of electrons from the metal surface. ध्यान से समझिएगा, important point है. The number of electrons, अब ये नहीं होगा कि जैसे ही लाइट कोई भी आई और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गया, नहीं. एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी ऑफ लाइट चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को या मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर लाने के लिए. और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट. मतलब जितनी ज्यादा हम लाइट को इंटेंसिटी कर देंगे, फ्रीक्वेंसी एक ही रखें, उसी लाइट को इंटेंसिटी करते रहें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो रहे हैं वो इंक्रीज होते चले जाएंगे. ठीक है. फॉर ईच मेटल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, जिसको हम कह देते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, बिलो विच फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व. मतलब अगर न्यू हमारी फ्रीक्वेंसी है, न्यू नॉट हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर न्यू नॉट कम है, न्यू ज्यादा है, तो डेफिनेटली क्या होगा, एट ए फ्रीक्वेंसी न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कम आउट विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी. अगर सर्टेन काइनेटिक एनर्जी के साथ वो बाहर आएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट यूज्ड. जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है. किसके साथ, जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं. ठीक है. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं जब हम इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो क्या इंक्रीज होने लगते हैं, बताइए. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज्ड. मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगती है. All the above results could not be explained on the basis of laws of classical physics, and according to later, the energy content of the beam of the light depends upon the brightness of the light. किस बात पे डिपेंड कर रहा है, ब्राइटनेस पे, एनर्जी कंटेंट. In other words, number of electrons ejected and kinetic energy associated with them should depend on the brightness of light. जितनी ज्यादा हम ब्राइटनेस इंक्रीज करते जाएंगे, उतनी ज्यादा एनर्जी और क्या आ जाएगा, बताइए, उतनी ज्यादा एनर्जी रहेगी और उतना ज्यादा, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड एंड काइनेटिक एनर्जी, उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रहेगी. जैसे जैसे आप ब्राइटनेस बढ़ा रहे हैं, तो उतनी ज्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी और उतना ज्यादा उनका नंबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्टेड आउट होने का. मतलब एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिल गई, उसके बाद जो एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी आप दे रहे हैं, उससे या तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं और या फिर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है. It has been observed or found that though the number of electrons ejected does depends upon the brightness of light, the kinetic energy of the ejected electron does not. मतलब number of electrons ejected does depends upon the brightness of light, but kinetic energy of the ejected electrons does not. तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, number of electrons ejected and kinetic energy associated with them should depend on the brightness of light. ये completely true point नहीं है. देखा क्या गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो डिपेंड कर रहे हैं, बट ब्राइटनेस जो पर डिपेंड नहीं कर रही. कौन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट. फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे रेड लाइट जिसकी आप फ्रीक्वेंसी देखिए 4.3 टू 4.6 की रेंज में into 10⁻14 हर्ट्ज. So the like any brightness may shine on a piece of potassium metal for hours, but no photoelectrons are ejected. ठीक है. अगर मैं इसकी कितनी भी इंटेंसिटी रखूं, कितना भी शाइन कराऊं पोटेशियम मेटल पे रख के, जो कि ज्यादा रिएक्टिव है, फॉर आवर्स, बट नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड. बट एज सून एज न्यू, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी 4.3 टू 4.6 into 10⁻14, जैसे इसे न्यू मिला 5.1 से 5.2 10⁻14 शाइन्स ऑन द पोटेशियम मेटल, द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड. क्योंकि पोटेशियम की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है 5 into 10⁻14 हर्ट्ज. वैल्यूज फॉर वर्क फंक्शन समझ लीजिए. तो वैल्यूज ऑफ वर्क फंक्शन क्या है, मेटल, यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड सिल्वर आपको दे रखे हैं. वर्क फंक्शन मतलब थ्रेशोल्ड. वर्क फंक्शन एक तरह से क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी. ठीक है. तो आइंस्टीन वाज एबल टू एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एज ए स्टार्टिंग पॉइंट. जैसे लिथियम के लिए 2.42, सोडियम 2.3, पोटेशियम 2.25, मैग्नीशियम 3.7, कॉपर एंड सिल्वर के लिए 4.3 आप यहाँ पर देख सकते हैं. Albert Einstein, a German-born American physicist, is regarded by many as one of the two great physicists the world has known. The other one is Isaac Newton. His 3 research papers on special relativity, Brownian motion, and the photoelectric effect, which he published, in 1905, while he was employed as a technical assistant in a Swiss patent office in Bern, have profoundly influenced the development of physics, and he received the Nobel Prize in Physics in 1921 for his explanation of the photoelectric effect.
नेक्स्ट आता है एविडेंस एटॉमिक स्पेक्ट्रम. So evidence for the quantized electronic energy levels atomic spectrum. The speed of light is dependent on the medium it passes through. बिल्कुल ठीक बात है. As the result, when light moves from one medium to another medium, it paths, bends or refracted. बिल्कुल ठीक बात है. अब आते हैं हमारे पास कुछ स्पेक्ट्रा. कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम. कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम व्हेन लाइट पासिस थ्रू ए प्रिज्म. लाइट आई प्रिज्म से पास कर दे. प्रिज्म से आप बात करते जो शॉर्टर वेवलेंथ होगी वो ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी. मतलब शॉर्टर वेवलेंथ कौन है? वॉयलेट, वो सबसे ऊपर, और जो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वो सबसे नीचे. तो बिकॉज ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ ऑल द विजिबल लाइट वेवलेंथ्स, ए व्हाइट लाइट रे स्प्रेड्स इनटू 7 सीरीज ऑफ कलर्ड कॉल्ड स्पेक्ट्रा. जो शॉर्टर वेवलेंथ रिफ्रैक्ट मोर, शॉर्टर वेवलेंथ रिफ्रैक्ट मोर, सॉरी फॉर दैट, शॉर्टर वेवलेंथ ज्यादा रिफ्रैक्ट करे तो मतलब शॉर्टर वेवलेंथ नीचे की तरफ ज्यादा आएगी, क्योंकि ऊपर जो है होगी उसमें डेविएशन कम होगी, और जो ज्यादा डेविएट हो रही है वो नीचे की तरफ आएगी. तो शॉर्टर वेवलेंथ ज्यादा डेविएट हो रही है. अगर मैं व्हाइट लाइट पास कर रहा हूँ तो विप ग्योर बनता है. तो विप ग्योर बनते टाइम आप देखेंगे कि वॉयलेट कलर सबसे नीचे शो हो रहा है. ठीक है. द लाइट ऑफ रेड कलर विद द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बेंड्स द लीस्ट, व्हाइल द वॉयलेट लाइट विद द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बेंड्स द मोस्ट. ठीक है. जो मैं आपको बताया कि जो रेड कलर है वो ऊपर की तरफ रहेगा, और जो आपका कौन सा कलर है? वॉयलेट कलर, वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के साथ सबसे ज्यादा बेंड हो जाएगा. ठीक है. द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम रेंजेस फ्रॉम 7.50 into 10^14 हर्ट्ज टू 4 into 10^14 हर्ट्ज. अब आता है हमारा एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आप कैसे समझेंगे? द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशंस emitted by a substance that has absorbed energy is called an emission spectrum. Atoms or molecules that have absorbed radiations are excited होते हैं to produce an emission spectrum. ठीक है. एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं रेडिएशंस को, एक्साइट हो जाते हैं. क्यों? ताकि एमिशन स्पेक्ट्रम वो क्या कर सके? एमिशन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस कर सके. एनर्जी इज सप्लाइड बाय हीटिंग द सैंपल और शाइनिंग इट विद लाइट. एनर्जी सप्लाई की जाती है सैंपल को हीट करके और इसको लाइट के साथ शाइन करके. After the wavelength or frequency of the emitted radiation is measured as the sample gives the absorbed energy. ठीक है. उसको मेजर किया जाता है जब सैंपल क्या दे देता है? absorbed energy को. An absorption spectrum is the photographic negative of an emission spectrum. बिल्कुल ठीक बात है. And radiation shines through a sample that absorbs particular type of wavelength radiation. मैं आपको डायग्राम शो करूंगा, वहां पे आप समझ सकते हैं कि रेडिएशन शाइन तो करेंगे, बट कब? थ्रू ए सैंपल दैट absorbs perpendicular wavelength radiations. Gaps in the bright continuous spectrum correspond to radiations was absorbed by the matter. ठीक है. When radiations was absorbed by the matter. And this study, the study of emission and like absorption spectra is called spectroscopy. Spectroscopy branch. Line spectra और atomic spectra are formed by the emission spectra. जब emission spectra होगा तो हम दो टाइप के स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं, एक line spectra और एक atomic spectra in gas phase. These light emissions only occur in the specific wavelengths with dark spaces in between, rather than a continuous wavelength spread from red to violet like in spectrum. आप यहाँ पर देखेंगे each element has a unique line emission spectrum and the characteristic wavelength lines can be used to identify unknown atoms. These patterns make line spectra useful in chemical analysis, like fingerprints are used to identify people. German chemist Robert Bunsen was one of the first to use line spectra to identify elements. देखिए, elements such as rubidium, cesium, thallium, indium, gallium, scandium were found by analyzing their minerals with spectroscopic methods. Helium was discovered using spectroscopy in the sun. अब आप यहाँ पर देखेंगे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. When electric discharge, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं डिस्चार्ज ट्यूब ली गई है जिसके अंदर हाइड्रोजन है. When electric discharge passes through hydrogen, the hydrogen molecule dissociate, ये टूट जाते हैं H और H में, and highly excited hydrogen atoms emanate a distinct frequency of electromagnetic radiations. तो यहाँ से radiations निकलने लगती हैं और आप देखेंगे सबसे नीचे आपको वॉयलेट और सबसे ऊपर वाली लाइन रेड है. ये प्रिज्म है, ये फिल्म है, और ये लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम में दोनों को यहीं से एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है. So electromagnetic, the hydrogen spectrum has multiple series of wavelengths named after their finders. ठीक है. जैसे Rydberg फॉर्मूला हम देखे हैं उसी तरह के लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एटसेट्रा. एटॉमिक एमिशन समझते हैं. The light emitted by a sample of excited hydrogen atoms or any other element can be observed through a prism. ठीक है.
and separated into certain discrete wavelengths. Thus, an emission spectrum, which is a photographic recording of, एक photographic plate लगा दी जाती है जिसमें हम record कर सके, photographic recording of the separated wavelength is called as a line spectrum. अब line spectrum में क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा. Any sample of reasonable size contains an enormous number of like atoms. Although a single atom can be in only one excited state at a time. The collection of atoms contains all the possible excited state. The light emitted as these atoms fall to the lower energy state is responsible for what? Responsible for the spectrum. यहाँ पर एटम एक्साइटेड हो चुके हैं, रेडिएशन एमिट करी, बेस से पास हुआ, किससे? प्रिज्म से, और यहाँ पर फिल्म डिटेक्टर ने उसे डिटेक्ट कर लिया. ठीक है, तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ और एमिशन स्पेक्ट्रम आप देख सकते हैं. इंक्रीजिंग वेवलेंथ यहाँ पे अरेंज्ड है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एटॉमिक एब्जॉर्प्शन. When white light is passed through, what is passed through unexcited atomic hydrogen? जब white light को कहां से पास किया जाए? Unexcited atomic hydrogen से. Then through a slit and prism, the transmitted light is lacking in the intensity at the same wavelength as are emitted in A. ठीक है, और the recorded absorption spectrum is also a line spectrum and the photographic नेगेटिव ऑफ द एमिशन स्पेक्ट्रम आप ऐसे भी कह सकते हैं. देखिए, व्हाइट लाइट का सोर्स है कि एब्जॉर्बिंग सैंपल से एब्जॉर्ब कराया, उसने एब्जॉर्ब कर ली. अब जो लाइट उसने एब्जॉर्ब कर ली वो नहीं दिखेगी, बाकी सारे दिख रहे हैं. आप देख सकते हैं इंक्रीजिंग वेवलेंथ और एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ. ठीक है, सो ये हमारा क्या है? एटॉमिक एब्जॉर्प्शन. अगर हम मूव करें हम नेक्स्ट एक फॉर्मूले पे जो कि रिडबर्ग फॉर्मूला है, तो रिडबर्ग फॉर्मूला क्या कहता है? स्वीडिश स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट जॉन्स रिडबर्ग नोटिस्ड ऑल द सीक्वेंस ऑफ लाइंस, सारी लाइंस की सीक्वेंस नोटिस करी इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड फिट द फॉलोइंग इक्वेशन. ठीक है, अब मेजर करने के बाद तो ऑब्जर्व करने के बाद आप क्या फॉर्मूला लिखेंगे? देखो, न्यू बार वो होता है आपका वेव नंबर इक्वल टू 109677 डिवाइडेड बाय 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स. n1 होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और n2 होता है n1 प्लस 1 n2 प्लस 1 एटसेट्रा, n1 प्लस 1 और n1 प्लस 2 एटसेट्रा. जो फैक्टर है 109677 ये क्या है आपका? रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन. इट इज नोन एज रिडबर्ग कांस्टेंट. Balmer series in 1885 Balmer showed experimentally that hydrogen visible lines obeyed a particular formula when presented in terms of wave number nu bar. न्यू 109677 और ब्रैकेट में 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय स्क्वायर. अब यहाँ पे 2 वैल्यू जो बाल्मर के लिए मिनिमम वैल्यू वो फिक्स्ड करती है, वेयर n इज इक्वल टू होल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. द बैलेंस सीरीज इज ओनली द वन इन हाइड्रोजन एटम विजिबल टू द नेम लाइन. मैं रिपीट करता हूँ, बाल्मर सीरीज इज ओनली द वन सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो कि विजिबल हमें ह्यूमन लाइन से. तो फर्स्ट 5 सेट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कोरोस्पोंडिंग टू n1 is equal to 1 2 3 4 5 are called the Lyman-Barmer Paschen bracket and Pfund series. सीरीज लाइमन में n1 बढ़ गया है, सीरीज लाइमन में n1 क्या है? 1 है. ठीक है, n1 क्या है? 1. उसी तरीके से बाल्मर में n1 2 है, पास्चन में n1 3 है, ब्रैकेट में n1 4 है और Pfund में n1 5 होगा. हम्फ्रे आ जाएगी तो n1 6 हो जाएगा. सिर्फ एक यही लाइट है जो विजिबल में दिखाई देती है, कौन सी? बाल्मर. और लाइमन IUV में रहती है और बाकी सब IR में रहती है. ठीक है, जो इनकी n1 की वैल्यू होगी उससे एक एक्सटेंड करके आप n2 की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं. जैसे n1 की वैल्यू 1 है तो आप 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड 1 की वैल्यू मान लो 3 है तो 4 5 6 एंड सो ऑन. दिस टेबल शोज दिस सीरीज ऑफ ट्रांजिशंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड फिगर शोज द लाइमन-बाइमन एंड पास्चन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन ट्रांजिशंस. हाइड्रोजन possesses the most straightforward line spectrum of every element. Most straightforward, बहुत ज्यादा easy. Atomic line spectra become increasingly complicated for heavier elements. अब जैसे जैसे हम ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए तो ठीक था, पर अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए जा रहे हैं तो क्या होता जा रहा है? हैवियर एलिमेंट्स की तरफ जाते हुए कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है. बट सर्टेन ट्रेट्स, द डिस्टिंक्टिवनेस of each element line spectrum and the regularity inside each element spectrum are constant. ये बातें क्या है? constant. आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजिशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. अगर मैं ट्रांजिशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करूं तो आपको ब्लू कलर की लाइन, फिर मल्टीपल कलर की लाइन जैसे रेड ग्रीन ब्लू वायलेट, फिर अगेन डार्क ब्लू कलर की लाइन आपको विजिबल है. तो मैंने क्या किया? एनर्जी ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर बना दिया n1 1. ठीक है, फिर n2 2, फिर n3 4 5 एंड सो ऑन. अब कोई भी लाइन अगर आएगी
ठीक है, एमिट होगी रेडिएशन हाइड्रोजन के एक्साइटेड एटम की तरफ से, तो वो सीधा आएगी N11 पर। मतलब कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये हमारी एनर्जी क्या हो रही है, ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है। अगर कोई भी लाइन N11 पे जंप करती है, तो आप यहाँ पर देखेंगे, जो अगर सेकंड से जंप कर रहा है तो एनर्जी गैप कम है, थर्ड से जंप कर रहा है तो एनर्जी गैप ज्यादा है, फोर्थ से और ज्यादा, तो एनर्जी गैप इंक्रीज हो रहा है। मतलब एनर्जी जो रिलीज होगी इस जंप के टाइम पे, इस ट्रांजिशन के टाइम पे, वो ज्यादा होगी, है ना। तो ये लाइमन सीरीज होगी जो यूवी रीजन में लाई करती है। बार्मर सीरीज आप देखेंगे जब 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2 इस तरीके से आएगा, तो आप देख सकते हैं वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, रेड एटसेट्रा कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। पास्टन सीरीज में भी वही अपर लाइन से एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल अपनी स्टेट पर आना है, ग्राउंड स्टेट पर। तो जहां पर आप देखेंगे पास्टन सीरीज जो इंफ्रारेड के लिए थी, ठीक है, N3, 4, 5, 6 एंड इन्फिनिटी आपको दिखाया गया। अगर मैं बात करूं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब एनर्जी क्या होनी चाहिए, सबसे कम। अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब एनर्जी, क्योंकि E इक्वल टू क्या होता है एच न्यू, और न्यू क्या होता है सी बाय लैम्डा, मतलब जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम एनर्जी। एनर्जी कम को अगर लॉन्गेस्ट वर्ड आ जाता है, और बार्नर सीरीज की बात हो रही है तो N1 तो 2 ही लेना फिक्स्ड है, लाइमन की बात हो रही है तो N1 तो 1 ही लेना फिक्स्ड है, बट N2 जो होगा उससे जस्ट नेक्स्ट वाला होगा, जस्ट ऊपर वाला। जैसे लाइमन के लिए N2 अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करें तो N2 हो जाएगा 2, ठीक है। बार्नर के लिए N2 हो जाएगा 3। अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करूं, शॉर्टेस्ट का मतलब एनर्जी होनी चाहिए हाई, तो वो इन्फिनिटी से जाएगा, उसके लिए N2 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। क्लियर। इस तरीके से हम इन बातों को समझ सकते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बातों को। ये है हमारे ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द हाइड्रोजन एटम, जिसमें हमने 5 सीरीज देखी। कौन कौन सी हमने देखी, लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड पीफर्न सीरीज। उसके अलावा होती है एक हम्फ्रे सीरीज। क्या होती है, हम्फ्रे सीरीज। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट बता देता हूँ। आज हमने क्या क्या कवर किया। हमने कवर किया ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड बहुत सारी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, फिर हम मूव कर चुके थे डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोहर मॉडल ऑफ एटम, जिसमें हमने बोहर मॉडल के बारे में बातें देखी, जिसमें हमने देखा ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ठीक है। उसके अलावा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को समझा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी देखी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझा, ठीक है, और एटॉमिक स्पेक्ट्रा देखा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप जितनी मिनिमम एनर्जी देंगे, अगर उस मेटल सरफेस को उतनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, तो वो उस एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, अदरवाइज नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आ जाती है, द मिनिमम या थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल लीजिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू व्हाट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बताइए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, और भी कहेंगे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जब आपकी फ्रीक्वेंसी, जो लाइट आप फॉल करा रहे हो, उसकी फ्रीक्वेंसी जब इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, तभी आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आउट होगा। जो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आउट होता है उसे कहते हैं इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन। उस एंटायर प्रोसेस को कहते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसी तरीके से फिर हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा देखा, जिसमें हमने 2 तरह के स्पेक्ट्रा होते हैं, एक एमिशन और एक एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एमिशन में हमने 2 देखे, एक लाइन तरह का एमिशन होगा, लाइंस बनेंगी, ठीक है, और एक हमारा कौन सा एमिशन, कॉन्टिन्यूअस एमिशन। कॉन्टिन्यूअस एमिशन जैसे विबग्योर बन जाता है। लाइन एमिशन में क्या होता है, अगर आप किसी, जैसे मान लीजिए प्लेटिनम वायर पर आपने कोई सैंपल लिया, ठीक है, वो कोई वोलेटाइल सॉल्ट लिया, उसको लगाया, वो उसको हीट किया, तो वो जिस टाइप की रेडिएशन एमिट कर रहा है, वही रेडिएशन आपको फोटोग्राफिक प्लेट पर दिखाई देंगे, जिसमें हम एक फॉस्फोरेसेंट या फ्लोरोसेंट मटेरियल्स यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रम में, हमने एमिशन स्पेक्ट्रम में लाइन और क्या कौन सा देखा बताइए, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और उसके बाद आता है हमारा एक और स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन गैस वाला। हाइड्रोजन गैस वाला भी देखा हमने, ठीक है, उसमें लाइंस आती है हमारी। फिर आता है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का क्या है, प्रिज्म से पास कराने से पहले उसको एक एब्जॉर्बिंग सैंपल से पास कराया जाता है, तो वो कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से हमें वो रेडिएशंस नहीं दिखाई देती फोटोग्राफिक प्लेट पर, वहां पर ब्लैक स्पेसेस दिखाई देते हैं। क्लियर। इस तरीके से हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा को समझा, रेडबर्ग फॉर्मूला देखा, और ये कुछ सीरीज देखी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज क्लास, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये आपको रिवाइज करने अच्छे से। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।